नमस्कार जी। हम लोग जैसा कि पहले देख चुके हैं कि साउथ इंडिया की अपने को सीरीज पूरी स्टार्ट करनी है। उसके बाद फिर अपन नॉर्थ इंडिया वाला जो हिस्ट्री है मौर्य काल से वो आरंभ करेंगे। तो अभी आप में देख लीजिए कि प्राचीन भारत का एक हिस्सा तो अपन ने पूरा कर लिया। अब दक्षिण भारत में जो सबसे प्रमुख चैप्टर है मेरे हिसाब से संगम, उसको भी हम हाल ही में निकाल चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब मुद्दा ये बनता है हमारा जो इसके बाद पल्लव है, चोल है, चालुक्य, राष्ट्रकूट है, प्रमुख चार राजवंश और इनकी मंदिर स्थापत्य, वास्तुकला और इनका प्रशासन, स्पेशली चोलों का जो प्रशासन है। चोलों के प्रशासन में भी जो ग्रामीण स्वायत्त शासी स्थानीय स्वशासन है, जिसको वर्तमान में हम पंचायती राज कहते हैं। हम बड़ी बातें करते हैं, नेहरू जी ने, नेहरू जी ने, नेहरू जी ने। भैया कुछ नहीं किया पंचायती राज के नाम पर। वास्तव में यदि हम सिर्फ चोलों का स्थानीय स्वायत्त, आधुनिक भारत में कितने ही बड़े मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे नेहरू हो, या इनमें तो खैर मैं कुछ मानने को तैयार नहीं, किसी में भी इतनी रचनात्मकता नहीं। यदि ये सबके सब सिर्फ और सिर्फ चोलों का स्थानीय स्वायत्त शासन पढ़ लें, मैं समझता हूँ पानी भरेगा वर्तमान का शासन, विदाउट एनी काइंड ऑफ करप्शन। जो प्रणाली इन लोगों ने अडॉप्ट करी थी, तो उस पर हमें काफी अच्छे से प्रकाश डालना, चाहे तड़ाक समिति हो, उनकी जितनी भी कोट्टम समिति, जितनी भी समितियां हैं, उद्यान समिति वगैरह, उन सब पर हमें प्रकाश डालना है। क्योंकि सबसे दबंग जो वंश रहा दक्षिण भारत में वो चोल रहा है, और चोलों के अधिपति थे पल्लव। और पल्लवों को ही द्रविड़ वास्तुकला का जनक भी माना जाता है, और चोलों का अग्रगामी पूर्ववर्ती भी माना जाता है। उस संदर्भ में अब हमें इस अध्याय को आरंभ करना है। बिना वक्त गंवाए मैं इस चैप्टर को आगे लेता हूँ। सबसे पहले हैंड रेस कर दीजिए जो लोग भी अभी तक क्लास में जुड़ चुके हैं। आइए, पल्लव की जहां तक बात, तो पहला तो यही बात हमारे सामने निकल कर आती है कि पल्लव शब्द का असल में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, बिना गंवाए, वक्त गंवाए। देखिए, पल्लव को द्रविड़ वास्तुकला का जनक भी माना जाता है। हम जानते हैं कि मंदिर स्थापत्य कला की तीन शैलियां पाई हमारे को जाती है। मंदिर स्थापत्य शैली की, कला की हमें तीन शैलियां पाई जाती हैं। इनमें पहली है नागर शैली, दूसरी है वैसर शैली, और तीसरी है द्रविड़ शैली। याद रखिएगा, तीसरी में प्राप्त हुई द्रविड़ शैली। नागर शैली की बात की जाए तो इसका संबंध असल में नॉर्थ इंडिया के साथ है। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो याद रखिएगा, इसका संबंध साउथ इंडिया के साथ साथ है। वैसर शैली के अंदर ये बात भी गौर करने वाली, कुछ तत्व नागर के आते हैं और कुछ तत्व हमें द्रविड़ के प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सीधा संबंध है वो बीच का जो दक्कन वाला एरिया है, दक्कन वाला एरिया बेसिकली हम कह सकते हैं महाराष्ट्र वाला एरिया। द्रविड़ शैली की जो बात, जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे फिर कुछ बातों को मद्देनजर रखना पड़ता है। गोपुरम, विमान एवं मंदिर से संबंधित जलाशय, ये तीन प्रमुख अंग मैं पाता हूं जब हम द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला शैली की बात करते हैं। बड़े बड़े विशाल प्रवेश द्वार, गोपुरम, और याद रखना विमान, जो ये गर्भगृह का ही एक हिस्सा है, और जलाशय। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो द्रविड़ वास्तुकला है, जो तमिल वास्तुकला कह सकते हो, या जिसे हम सुदूर दक्षिणवर्ती वास्तुकला कह सकते हैं, इसके जनक असल में ये पल्लव ही थे। इस रूप में भी आपको चीजों को देखना है और समझना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा, पल्लव का शाब्दिक अर्थ होता है लता, और तमिल भाषा में पल्लव का एक अर्थ हमारे सामने और निकल कर आता है, और ये अर्थ है हमारे सामने, याद रखिएगा इस चीज को, डाकू। तो पल्लव का शाब्दिक अर्थ लता भी है और डाकू भी है। पल्लवों का जो आदि पुरुष माना गया है वो शिव स्कंद वर्मन को माना गया है, याद रखिएगा।
पल्लवों का एक नाम टोंडई या टोंडी आरबी में प्राप्त होता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि ये पूरी पूरी संभावना है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिएगा, पूरी संभावना है कि हो सकता है कि जनाब आपके लिए, ये कंफर्म सी बात है आपके लिए, इस चीज को यूं समझ लीजिए कि जो अभी टारगेट फैक्ट्स आप लेने जा रहे हो, जो बेसिक जो क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके क्वेश्चन पेपर में, वो यहीं से आ जाए, ये पूरी संभावना है। ठीक है, तो पल्लवों का अन्य नाम टोंडई या टोंडिया भी मिलता है। इनकी राजभाषा, संस्कृति, राजधर्म इनका ब्राह्मण था। अब आपने गौर करिएगा, यदि मैं मौर्योत्तर काल की बात करूं, मौर्यों के पश्चात, तो मौर्यों के पश्चात हमें शुंग प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें कर्ण प्राप्त होते हैं। 3 प्रमुख राजवंश प्राप्त हो रहे हैं और सातवाहन प्राप्त हो रहे हैं, राइट। और ये तीनों के तीनों ही, ये बात भी याद रखना, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। मौर्य जो थे बेसिकली वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अनुयायी, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो जैन धर्म, बिंदुसार की बात की जाए तो आजीवक, और पुनः अशोक की बात की जाए तो बौद्ध धर्म। लेकिन शुंग, कर्ण और सातवाहन ब्राह्मण धर्म का नहीं। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं आप लोगों से, जो इंडो ग्रीक है, ठीक है साहब, इसके बाद आप शक कह सकते हैं, इसके बाद कुषाण कह सकते हैं। बेसिकली इन लोगों ने भी ब्राह्मण धर्म को ही पोषित किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिव से जुड़े हुए हैं। एंटिओन किड्स, जो तक्षशिला का यवन नरेश था, उसका जो राजदूत था हेलियोडोरस, जो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया था, वो तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब जो हम बात कर रहे हैं, चोल हुए, मतलब पल्लव हुए, चोल हुए, आपके चालुक्य हुए, राष्ट्रकूट, ये भी ब्राह्मण धर्म के पोषक थे। अब चाहे वो वैष्णव धर्म अनुयायी हो, मतलब वैष्णव अलवार हो, चाहे नैनार हो, यानी कि विष्णु के उपासक हो या वो शिव के उपासक हो, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। तो इनका राजधर्म ब्राह्मण था। वंश इनका पल्लव या कांचीपुरम कहलाता है। राज प्रतीक नंदी एवं लिंग, शिवलिंग इसको कहते हैं, क्लियर। और राजमुकुट में वृषभ की मूर्ति हुआ करती थी। याद रखिएगा, दोबारा बार बार बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि जो मूल प्रश्न है आपके परीक्षा में वो यहीं से बैठ जाए। इनको टारगेट फैक्ट्स कहता हूं मैं, आपको ये माइक्रो नोट्स के रूप में बिल्कुल अलग से सीरीज मिलेगी, तो चिंता मत करिए। एक एक चीज अपनी बिल्कुल तैयार है, बहुत कट टू कट अपन अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने चैप्टर अब तक अपन ने पढ़ लिए हैं, हेमंत तो धर्मेंद्र आप बेहतर समझ सकते हैं कि अपन ने क्या लेवल पाया है उनका अब तक। आज गलती से ध्यान नहीं रहा, मुझे पल्लव के नोट्स मुझे अपलोड करने थे, देर रात तक आपको आज टेलीग्राम पर ये नोट्स मिल जाएंगे। खूब पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा। ऐसा ना हो कि सर पर एग्जाम आ जाए तब तक आप लोग पता लगे इधर उधर बिखरते जा रहे हैं। तो अब ये प्रश्न आ सकता है कि दक्षिण भारतीय किस राजवंश के राजमुकुट में वृषभ की प्रतिमा होती थी। अब यही वृषभ, आप जानते हो, हड़प्पाइयों का सबसे प्रमुख पशु के रूप में हमारे सामने आता है। पल्लव राजवंश। नेक्स्ट, अगला देख लीजिए जी। मूल निवास स्थान इनका टोंड मंडलम माना गया। दक्षिण भारत में संस्थापक इनका सिंह विष्णु या सिंह वर्मन माना गया है। याद रखना, पल्लवों के अधीनस्थ चोल थे, यानी कि चोलों के आरंभिक जो अधिपति थे वो कौन सा वंश था? पल्लव राजवंश था। तो सिंह विष्णु सिंह वर्मन इनका संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक महेंद्र वर्मन प्रथम बोला गया है। और इस महेंद्र वर्मन ने एक स्थापत्य की, द्रविड़ स्थापत्य कला की एक शैली भी चलाई, जिसको महेंद्र वर्मन शैली भी कहा जाता है। राजसिंह शैली वगैरह 4 शैलियां थी पल्लव वास्तु कला। राजधानी की कांचीपुरम थी, याद रखिएगा। और नागवंशी शासकों को हराकर पल्लवों ने कांचीपुरम पर अधिकार कर लिया था। पल्लवों के अधिपति, अब याद रखना, जिस प्रकार से पल्लवों ने अपने अधीन 7 चोलों को रखा, उसी प्रकार से पल्लव आरंभिक काल में सातवाहनों के अधीन थे। अब सातवाहन मौर्योत्तर युग में शुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद सातवाहनों का शासन बेसिकली आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पे, यानी कि महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला एरिया, पल्लव आरंभिक काल में इनके अधिपति थे। और पल्लव अपने उत्तरवर्ती राजवंश चोलों के समझ लीजिए अधिक, मतलब शासक रहे हैं।
पल्लवों के अधिपति, राइट। पल्लवों के अधीन राजवंश चोल राजवंश था, क्लियर। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पल्लव राजवंश के अंदर नृसिंह वर्मन प्रथम था। अब याद रखना इस बात को, संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। वास्तविक संस्थापक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। और सबसे शक्तिशाली नरेश कौन है? नृसिंह वर्मन प्रथम। और अंतिम पल्लव जो नरेश था उसका नाम था कंप वर्मा। कंप वर्मा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपने समझ ली है। तो एक बार आप इस सारी बात को एक बार ठीक से देख लीजिए और देखकर मुझे कंफर्म कर दीजिए यहाँ तक का धर्मेंद्र कि आप लोगों ने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, ताकि फिर हम बात को और आगे लेकर चले। क्लियर। और इंपॉर्टेंट टारगेट फैक्ट्स हैं और हर चैप्टर में आपको, आप जानते हो, इस प्रकार के टारगेट फैक्ट्स मिलते हैं। आगे बढ़ना चाहिए मुझे। नेक्स्ट टाइम पल्लव नरेश जिसकी अधीनता से उनके चोल सामंत स्वतंत्र हुए, क्योंकि चोलों को उन्होंने अपने अधीन रखा हुआ था। तो जो चोल सबसे पहले वो था, मतलब पल्लव नरेश अपराजित वर्मन के काल में चोल स्वतंत्र हो गए थे पल्लवों की अधीनता से। सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला पल्लव नरेश था नंदी वर्मन द्वितीय। कुल 64 वर्ष तक शासन, भाई साहब, व्यक्ति जिंदा ना रहे 64 साल तक। तो 64 साल तक इसने शासन किया। और मान लो 20 साल की उम्र में भी गद्दी बैठा होगा तो ज्यादा भी तो 75 साल तो जिया ही होगा कम से कम ये। तो पल्लव सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। पल्लव नरेश जिसने अपने संरक्षित सिंहल युवराज मानवों को सिंहल नरेश बनाया। यानी कि अब जैसे अभी हमने संगम काल के दौरान देखा था, करिकाल, संगम कालीन नरेश, चोल नरेश, जिन्होंने, आपको मालूम है कि 12,000 तमिलों, मतलब श्रीलंकाइयों को लाकर कावेरी नदी पर उसने पुल बनवाया था, मालूम है ना आपको, 163 किलोमीटर लंबा। तो अनुराधापुर जो श्रीलंका की राजधानी थी, तो संगम काल में जिस प्रकार से चोलों ने श्रीलंका को कई बार जीता, उसी प्रकार से याद रखना पल्लवों ने भी श्रीलंका को पर अधिकार जताया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने संरक्षित सिंहल युवराज मानवों को सिंहल नरेश बनाया था। किरातार्जुनीय का लेखक भारवी किसका दरबारी साहित्यकार था? याद रखना, पल्लव नरेश सिंह विष्णु का। पल्लव नरेश सिंह विष्णु का, जिसको संस्थापक माना, मतलब इसको पल्लव नरेश जिसने कापालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग करने के साथ साथ पुलिस तथा न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी संकेत करते हुए हास्य ग्रंथ मत विलास प्रसन्न लिखा। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर, आप जानते हो, मृच्छ कटिकम शूद्र गुप्तकालीन रचना पर प्रकाश पड़ता, उसी प्रकार से महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना महत विलास प्रहसन के अंदर भी उस जमाने में जो पुलिस और न्याय विभाग में जो करप्शन था उस पर प्रकाश पड़ता है। नोटिस करिएगा, काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक बार आप चाहो तो पिछली स्लाइड एक बार और देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना रहे। सिंह विष्णु अभी हमने देखा, इसका दरबारी जो साहित्यकार था वो था भारवी। भारवी जिसकी प्रमुख रचना है किरातार्जुन नियम। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड को देख लीजिए, फिर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। पल्लव नरेश, इसके काल में चीनी यात्री वैनसांग राजधानी कांचीपुरम में पहुंचा था। तो वैनसांग या युवानचांग या श्वानचांग, जिसे नीति का पंडित, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था और जिसकी प्रमुख रचना सी यू की कहलाती है। याद रखिएगा, वैनसांग या युआनचांग या श्वेनचांग, याद रखिएगा। नृसिंह वर्मन प्रथम के काल में 641 ईस्वी के अंदर इसने कांचीपुरम, जो पल्लव राजधानी थी, उसकी यात्रा की थी। पल्लव साम्राज्य कहते हैं पेन्नार नदी से कावेरी नदी की घाटी तक विस्तृत था। पल्लवों के स्वाभाविक शत्रु वातापी या बादामी के चालुक्य थे। शुरुआती काल में वातापी या बादामी के चालुक्य। और पल्लव चालुक्य संघर्ष हुआ, ये महेंद्र वर्मन प्रथम और जो चालुक्य नरेश था, महान चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त करके परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी नर्मदा नदी युद्ध में। हर्ष, जिसको साहित्यकार सम्राट, जिसको सकलोत्तर पथनाथ भी के नाम से ही पुकारा जाता है,
उसका दक्षिणी अभियान को बाधित किया था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी का जो युद्ध था 630 ईस्वी 631 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था, राइट। और उसका दक्षिण भारत का प्रसार रुका किसका? सम्राट हर्षवर्धन का। क्लियर। फिर उसको परास्त, ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है, उसको परास्त करके पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस परमेश्वर प्रथम जो परमेश्वर माफ करना जो पुलकेशिन द्वितीय है, चालुक्य नरेश और महेंद्र वर्मन प्रथम, इन दोनों के कारण पल्लव चालुक्य संघर्ष का आरंभ हुआ था। संघर्ष का मूल कारण क्या था? कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के मध्य का जो रायचूर दोआब था, इस पर आधिपत्य स्थापित करना। इट इज और इट वॉज वेरी फर्टाइल लैंड। तो पक्की बात है, जो इस उपजाऊ भूमि पर, उसको उतना ही रेवेन्यू उसी प्रकार से प्राप्त होगा, राइट। और ये बात भी याद रखना, पल्लव अभिलेखों में चालुक्यों को प्रकृतीय अभित्रस्त अभित्रस्त यानी कि स्वाभाविक शत्रु के नाम से पुकारा गया है चालुक्यों को। पल्लवों को सत्यवादी, उत्साही एवं विद्वान बतलाने वाला विदेशी कौन था? वही वैनसांग या युआनचांग। वैनसांग या युआनचांग, इस बात को याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। अगला देखिएगा, अब इनमें दो प्रकार के मंदिर अपने को प्राप्त होते हैं, रथ मंदिर और मंडप शैली के मंदिर। जो पल्लव वास्तु जो स्थापत्य कला आती है, उसमें 4 शैलियां हैं नरेशों के द्वारा, जो अलग अलग उनकी भौगोलिक विशेषताएं और निर्माण की जो विशेषताएं रही है उसके आधार पर। तो रथ मंदिर शैली के जनक माना गया है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम को। सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ। अब आप देखिए, मे भी कि प्रश्न यहीं से टपक जाए, यहीं से निकल कर आ जाए। तो जो हेमंत, मैं आज आपसे जो बात कर रहा था, वो टीचिंग बहुत, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत आसान है। बहुत इतनी ऐसी, मतलब क्या कहूं मैं, जैसे गोलगप्पे बिखरते ना मुंह में जाकर, वो वाली टीचिंग है। उनके लिए तो मुझे स्लाइड्स भी खोलने की जरूरत नहीं है, यूं टच 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 करते हुए निकाल के फेंकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है उससे शायद वो समझ पैदा नहीं होती। हालांकि आपका नजरिया बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आज से गौर कर भी रहा हूँ उस चीज पर। मेरे दिमाग में भी बात चल रही थी। चूंकि टारगेट फिक्स मैंने अभी तक इसलिए रिलीज नहीं किए आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्टकट्स की तरफ आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं जो अपने बड़े नोट्स जो आप लोगों को मिल रहे हैं, जो बड़े वाले जो नोट्स, जो कई कई जितनी अच्छी पाठ्य पुस्तकें, बेहतरीन बुक्स इंग्लिश और हिंदी की मार्केट में अवेलेबल है, उनका वो एक्सट्रैक्ट, उनका वो सार है, उनको आप पढ़ने की आदत डालें, ताकि कल से यदि कारण कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपके नैया डूबे नहीं। अभी देखो, जो ललित राणा अपना स्टूडेंट है हिमाचल से, उसका हिमाचल का पीजीटी लगा था, उसने एक ही बात कही कि सर बेसिकली मैं तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, हिस्ट्री तो खैर अब पढ़ रहा हूँ। और इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया हिमाचल में, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। मतलब अब तक बड़े सिंपल से क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस बार इन लोगों ने लेवल को बड़ा भारी तरीके से अपलिफ्ट किया। आपकी टीचिंग की वजह से मुझे झुकना नहीं पड़ा, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे। तो वो तो चलिए एक दूसरा पक्ष हुआ, लेकिन यदि आपने सिर्फ इन टारगेट फैक्ट्स को ही फोकस कर लिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मे भी प्रश्न यहीं से आ जाए। तो प्रश्न जो चल रहा है, रथ मंदिर शैली के जनक कौन है? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम। सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ। सबसे श्रेष्ठ रथ मंदिर कौन सा है? धर्मराज रथ। रथ मंदिर जिसमें पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति स्थापित है, वो कौन सा है? धर्मराज रथ, जिसे सबसे श्रेष्ठ मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर जिसे द्रविड़ स्थापत्य शैली का अग्रदूत भी माना जाता है, देख लीजिए आप। मंदिर जिसे द्रविड़ स्थापत्य शैली का अग्रदूत भी माना जाता है, वो है धर्मराज रथ। इसीलिए उसको, चूंकि उसमें पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति जो सबसे शक्तिशाली पल्लव नरेश है वो भी है, और सबसे श्रेष्ठ वो रथ मंदिर भी है। पल्लव शासनकाल की विशेषताएं क्या है, ये याद रखिएगा। पल्लव कांची के मूल निवास नहीं थे, उनका मूल निवास स्थल तोरणमंडलम था। ये स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली के संरक्षक थे, अलवार भक्ति आंदोलन के संरक्षक थे। अब देखिएगा, दक्षिण भारत में जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, तो 2 सेक्ट आपको चलते हुए नजर आते हैं, एक तो अलवार एवं एक नैना। याद रखिएगा, अलवार एवं नैना। याद रखिएगा, जो अलवार है वो विष्णु के उपासक है।
अलवार। विष्णु के उपासक है, दोनों ही ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, अलवार हो चाहे नैनार हो। और नैनार जो है वो बेसिकली याद रखिएगा शैव मत के उपासक है, वो शैव मत के उपासक है। सो आप समझ लीजिएगा पल्लव शासन काल की विशेषताएं। स्थापत्य कला के द्रविड़ शैली के संरक्षक थे इन्होंने, वैष्णव उपासक जिसको आप अलवार भक्ति कह रहे हैं उसके संरक्षक थे। और आचार्य सुंदर मूर्ति इसी राजवंश के समकालीन तक कंटेम्परेरी थे। आचार्य सुंदर मूर्ति। नेक्स्ट, नया भाषा का जो लेखक था वात्स्यायन, वो कांचीपुरम का प्रसिद्ध विद्वान था। याद रखिएगा वात्स्यायन, कामसूत्र वाला मामला अलग है, कांचीपुरम ये बात भी याद रखिएगा, कांचीपुरम शिक्षा का महान केंद्र था। दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रणाली की जब बात आएगी तो कांचीपुरम विश्वविद्यालय अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वैसे भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए पल्लव राजवंश में संस्कृत महाविद्यालय हुआ करते थे उन्हें घटिका बोला गया है। याद रखिएगा उन्हें घटिका बोला गया है। कदम वंशी युवराज मयूर शर्मन भी, अब आप समझिएगा जब मैंने कहा इस घटिका इसी प्रकार का शुरुआत में कांचीपुरम एक महाविद्यालय था, इस कांचीपुरम घटिका में अध्ययनरत जो मयूर शर्मन था कदम्ब का, ये कदम वंशी युवराज, वो विद्याध्ययन हेतु आया था। डिंगनाथ ये तो आप जानते हैं कि बहुत बड़े बौद्ध आचार्य थे, शिक्षा ग्रहण करने कांचीपुरम आए थे। मतलब कुल मिलाकर बात है कि दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक अनुक्रम में उस व्यवस्था में कांचीपुरम एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में बिल्कुल फिट बैठता है। पल्लवों को संगम साहित्य में तोंडियार बोला गया, उसकी वजह क्या है, एक तो तोंड मंडलम के एक तो तोंड मंडलम के निवासी हैं, ठीक है। तो पल्लवों को संगम साहित्य में तोंडियार भी बोला गया है। पल्लव ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, अभी कहा ब्राह्मण धर्मानुयायी, और इन्होंने जिस संप्रदाय को संरक्षण दिया वो था अलवार। अलवार का मतलब ही क्या है, जो वैष्णव भक्ति उपासक है, जो वैष्णव भक्ति उपासक है। विष्णु गोप नामक पल्लव शासक का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। अच्छा वो तो संदर्भ में हुआ है जब समुद्रगुप्त के जो कॉन्फ्लिक्ट दक्षिणावर्त जो अभियान हुआ था उस, क्योंकि विष्णुगुप्त को एकमात्र शासक था दक्षिण जिससे परास्त किया था पल्लव नरेश के रूप में विष्णुगुप्त का नाम आपके सामने आता है। विष्णुगुप्त पहला पल्लव शासक है जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अध्याय बाद में आरंभ करना, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बातें ये निकल कर आपके सामने आ रही है आप समझ सकते हैं। विष्णु को प्रथम पल्लव शासक है जिसका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों प्रकार के अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। पल्लव शासक जनरली अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं, अभिलेखों में स्वयं को अपने भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण तथा अश्वत्थामा का वंशज बतलाया। बहुत बड़ी बात है। पल्लव शासकों के जो प्रारंभिक अभिलेख वो प्राकृत भाषा में है और बाद वाले संस्कृत में। और विष्णुगुप्त एकमात्र या पहला ऐसा पल्लव नरेश है जिसको जो समुद्रगुप्त का समकालीन था, उत्तरी भारत का समुद्रगुप्त, और जिसने अपने आप को धरणीबंध भी बोला है। और इसके अलावा जिसका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में मिलता है। पल्लवों के अभिलेखों में आपको प्राकृत, संस्कृत तथा तमिल भाषाओं का प्रयोग प्राप्त होता है। महाबलीपुरम पल्लवों का सर्वप्रमुख बंदरगाह था। याद रखना कांचीपुरम अलग है, कावेरी पत्तनम अलग है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कांचीपुरम अलग है और कावेरी पत्तनम अलग है। कावेरी पत्तनम को पुहार भी बोला गया है, मालूम है ना आप लोगों को। कावेरी पत्तनम की बिटिया कर्णकी या कर्णकी का विवाह कौलन के साथ हुआ था। शिलप्पाधिकारम लिखा है किसने, इलंगो आदिगल ने। इलंगो आदिगल जैन आचार्य शेंगुट्टुवन चेर शासक का भाई। अब वो तमाम चीजें हम लोग देख चुके हैं। कंफर्म करिएगा यहाँ तक की बात समझ में आई है या नहीं आई है माय डियर हेमंत एंड क्या नाम है धर्मेंद्र। फिर अपनी अपनी बात को थोड़ा और आगे लेते हैं। तो ये पल्लवों के बारे में मोटी मोटी जानकारी थी, टारगेट फैक्ट्स थे, आपने ढंग से भी इनको पढ़ लिया। तो मे बी कि अभी मैं नोट्स में इन फैक्ट्स को मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको मालूम है, इनको माइक्रो नोट्स के रूप में बिल्कुल ही सेपरेट तौर पर सीरीज आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आप देखिएगा यदि हमने कहा सिंह विष्णु इनका
संस्थापक था महेंद्र वर्मन प्रथम इस राजवंश का। वास्तविक संस्थापक था नरसिंह वर्मन प्रथम। आपको अभी तक हमने देखा यह सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश था। नरसिंह वर्मन प्रथम। और चूंकि अब ये पूरा देख लीजिएगा, अभी फिर जो बात निकल कर आती है कि पल्लव अपने आरंभिक काल में, याद रखना, सातवाहनों के अधीन थे और पल्लवों के अधीन चोल सत्ता थी, यानी कि चोल आरंभिक काल में पल्लवों के अधीन थे। तो ये पूरी एक सीरीज है शासकों की। नेक्स्ट, प्रथम नरेश अपने सामने आता है सिंह विष्णु। शासन काल इसका 575 से लेकर 600 ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी का। इसका व्यक्तिगत धर्म वैष्णव। वैष्णव का मतलब जो अलवार ब्राह्मण धर्म वैष्णव विष्णु के उपासक हैं। इसको अवनी सिंह भी बोला गया है और पौत्रयन भी बोला गया है। सिंह विष्णु ने, याद रखना, कलभ्रों, चोल, पांड्य, सिहल के राजाओं को पराजित किया और चोल मंडलम पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार से कहते हैं कि पल्लव प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरा दक्षिण भारत की। और पल्लव साम्राज्य कावेरी नदी तक विस्तृत हो गया किसके काल में? सिंह विष्णु के काल में। देख लीजिए एक, जितना पढ़ते रहोगे बहुत फोकस्ड होकर, उतना बहुत आराम से आपको पूरा मैटर यहीं पे याद होता चला जाएगा। एग्जाम से पहले हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। इस बार नोटिफिकेशन आने तक मे भी कि हम प्राचीन भारत पूरा ही वाइंड अप कर लें, बहुत अच्छे से निकाल बैठे। नेक्स्ट, दरबारी साहित्यकार इसका सिंह विष्णु का भारवी था, जिसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी अभी हमने देखा था? किरातार्जुनीयम। और इसको वराह गुफा मंदिर महाबलीपुरम का निर्माता भी बोला गया है। और इसी मंदिर में सिंह विष्णु और उसकी दो रानियों की मानवाकार पाषाण प्रतिमाएं स्थित हैं, महाबलीपुरम का वराह गुफा मंदिर के अंदर। क्लियर? इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लेते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका शासनकाल है 600 से लेकर 630 ईस्वी। इसके काल का एक स्त्रोत है मंडक पट लेख। और मंडक पट लेख से इसकी महेंद्र वर्मन प्रथम की कई सारी उपाधियों की जानकारी मिलती है। महेंद्र विक्रम, इसके अलावा चैत्यकारी या चैत्यकारी यानी कि मंदिर निर्माता, और इसको चित्रकारुक्ली यानी कि चित्रकारों में व्याघ्र के नाम से भी इसको पुकारा गया है। ये एक प्रकार के सम्मान सूचक इसकी उपाधियां हमारे सामने आती है। किसको? महेंद्र वर्मन प्रथम की। समझ लीजिए। धर्मेंद्र, ये टाइम सूट कर रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। इसको विचित्र चित्र भी माना गया है। विचित्र चित्र इसको महेंद्र वर्मन प्रथम को, याद रखिएगा। जी धर्मेंद्र, विचित्र चित्र भी, इसको मत्त विला भी कहा गया, गुणभर भी कहा गया, परम माहेश्वर भी कहा गया, तक्षित या लक्षितायन भी कहा गया। ये उपाधियां हैं कई सारी। प्रारंभ में जैन उपासक था, लेकिन अपर के प्रभाव से इसने शिव धर्म अंगीकार कर लिया था। और इसने अलवारों को, समझना, शिव का मतलब नैनार, लेकिन इसने अलवारों को भी संरक्षण दिया है। इसने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखा कि साहब में अलवारों के साथ में बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए इसको, विद्वेष की भावना रखूंगा। अब ये प्रश्न आ सकता है, कौन सा पल्लव नरेश अपर के प्रभाव से नैनार मतलब में रुचि रखने वाला शासक बन गया था जैन धर्म को छोड़कर? तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम।
धार्मिक गुरु पक्की बातें भी देख लिया आपने, अपर है। संगीत गुरु रुद्राचार्य समकालीन महान नरेश, कन्नौज में हर्षवर्धन नरेश, और चालुक्य का पुलकेशिन द्वितीय। इसका महेंद्र वर्मन प्रथम का, महेंद्र वर्मन प्रथम जिसे वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। चट्टान काटकर इसने मंदिर निर्माण की नवीन शैली का जनक बोला गया, इसीलिए दूसरी जो शैली हमारे सामने आती है वो पल्लव वास्तुकला में, पल्लव द्रविड़ वास्तुकला में वो महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जानी जाती है। संगीत ग्रंथ याद रखिएगा, कुडमी मालय की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही हुई थी। संगीत ग्रंथ कुडमी मालय की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही हुई थी। महेंद्र वर्मन एक बहुत अच्छा चित्रकार भी माना गया है। शिव के तांडव स्वरूप को गुफाओं में इसने उकेरा था। आप प्रश्न आ सकता है, पल्लव नरेश जिसने शिव की तांडव रत्न यानी कि नटराज प्रतिमा को गुफा में उकेरा था, महेंद्र वर्मन प्रथम। प्रख्यात चित्रकार के रूप में भी इसको जाना गया है। इसकी अपनी प्रसिद्ध रचनाएं संगीत रचना में पद्दू कोट्टई है, और इसके अलावा भगवत रज्जुक और मत्त विलास प्रसन्न। मत्त विलास प्रसन्न याद रखना, कापालिकों और बौद्धों का मजाक बनाया गया है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो पल्लव थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और महेंद्र वर्मन प्रथम तो ब्राह्मणों में भी शिव धर्म नयनार का उपासक था। तो मत्त विलास प्रसन्न में कापालिकों यानी कि शिव, मतलब कापालिक एक तरह का शिव का ही एक सेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा वो वाम मार्गी हो जाता है। कापालिकों और बौद्धों का मजाक बनाया। इसके अलावा पुलिस और न्याय विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उस पर भी कटाक्ष किया गया है। याद रखिएगा, मत विलास प्रहसन के दौरान ये पुलिस और न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों पर व्यंग करता है। ये नाटक मालाबार में बेहद लोकप्रिय था। इसकी सामरिक उपलब्धियां, क्योंकि हमने कहा कि महेंद्र वर्मन हम पहले देख चुके हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव नरेश और चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय के काल में चालुक्य और पल्लव संघर्ष आरंभ हुआ था। क्लियर है? इसमें पुलकेशिन द्वितीय काफी शक्तिशाली नरेश, जिसने 630 या 31 ईस्वी के अंदर नर्मदा नदी युद्ध में उस जमाने के भारत के सर्वशक्तिशाली नरेश, जिसको साहित्य का सम्राट कहा गया है, जिसको शिलादित्य कहा गया है, जिसको सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है, हर्षवर्धन को परास्त कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय का वेंगी पर अधिकार हो गया। इस बात की जानकारी हमें याद रखिएगा, एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है इस तथ्य की जानकारी। सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करें तो याद रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मंडक पट्ट की जो गुफाओं के अंदर ब्रह्मा शिव एवं विष्णु के आयतन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें ईंट लकड़ी धातु एवं गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम को चट्टान काटकर मंदिर निर्माण शैली की नवीन शैली का जनक माना जाता है। नवीन शैली का जनक माना गया किसको? महेंद्र वर्मन प्रथम को। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसको वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है पल्लव राजवंश का। क्लियर है? कुछ प्रमुख जो मंदिर बनवाए गए महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा वो है त्रिमूर्ति मंडप यानी कि मंडक पट्ट के अंदर, पंच पांडव मंडप पल्लवरम के अंदर, महेंद्र विष्णु ग्रह मंडप महेंद्रवाड़ी के अंदर, और चित्रमेघ तड़ाग याद रखिएगा कांचीपुरम के अंदर भी। मैं आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इतना आप बहुत अच्छे से याद कर लें, बेहद सफिशिएंट मैटर है आज, क्योंकि 2 दिन में ये क्लास पूरी हो जाएगी। कल में मैं आप लोगों का जो ये पल्लव राजवंशी हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर के अंदर या रात तक मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश है कि कोई भी जो स्टडी मटेरियल है उसको पेंडिंग मत रखिएगा अगले दिन के लिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। साथ साथ पढ़ते रहिए, निकालते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शार्प 5 बजे 4:60 पर, और कल हम पल्लव राजवंश को फाइनली पूरा कर देंगे। थैंक यू।